Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of CPC. In the last previous class of CPC, we have already covered section 9 that is related to सिविल सूट्स के जो जुरिस्डिक्शन है उसके रिगार्डिंग था, वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। मैंने 2 पार्ट्स में आपको वो डिस्कस करवाया था। आई होप आपने वो वीडियो सुन लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है उस वीडियो में किसी प्रकार की कोई ड्रॉबैक्स या कुछ कमियां हैं तो आप मुझे मैसेज जरूर कर सकते हैं। उसके बाद जो है, मैंने आपको जो ये भी कहा था कि जब तक आप रिवीजन नहीं करते रहेंगे तो आपका ये पढ़ना जो है ना के बराबर है। वीडियो सुनने से तो कुछ नहीं होता, हमें बार बार उसकी रिवीजन भी रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए इधर उधर की बातें न करते हुए हम आज का करंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेस सब्जुडाइस। देखिए, आपने वर्ड सुना होगा रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा जो होता है वो उस जजमेंट पे लागू होता है जो पहले डिसाइड हो चुका है जजमेंट, और उसी के ऊपर आप दोबारा फर्दर एक सूट फाइल कर रहे हो तो जो सामने वाली पार्टी है वो रेस जुडिकाटा का जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकती है। ऐसे ही रेस सब्जुडाइस होता है। रेस सब्जुडाइस क्या होता है कि दो आपने मान लो एक केस चल रहा है, ये मान लो एक केस है, सेम टॉपिक है, सेम ही आपने उसमें आपके जो राइट्स है क्लेम किए हुए हैं। एक आपने एक और केस फाइल कर दिया बी, ठीक है। अगर ये जजमेंट अभी तक सुनवाई इसकी चल रही है और सुनवाई के चलते चलते दूसरा फाइनल कर देते हो तो दूसरा फाइल तो हो जाएगा, लेकिन ये इसको यहीं पर स्टे हो जाएगा। इसे स्टे ऑफ सूट भी बोलते हैं। रेस सब्जुडाइस का मतलब है स्टे ऑफ सूट, ये सब स्टे हो जाएगा। बट जब रेस जुडिकेटा की बात आती है उसमें क्या होता है, ये ऑलरेडी जो है डिसाइड हो चुका है। उसके बाद आप दोबारा उसी मैटर पर सेम केस दायर करते हो, सूट फाइल करते हो, तो सामने वाले पार्टी में ऑब्जेक्शन लेती है कि जी ये मैटर तो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, तो इस पर फर्दर जो है फ्रेश सूट फाइल नहीं होना चाहिए। और उस मैटर में फिर कोर्ट क्या करती है, उसको एक तरीके से बार हो जाता है और वो फर्दर सूट फाइल नहीं हो सकता सेम टॉपिक पर। तो इसमें रेस सब्जुडाइस को हम थोड़ा देख लेते हैं कि रेस का मतलब क्या होता है। रेस का मतलब होता है हर एक वो ऑब्जेक्ट, यानी कि हर एक वो राइट जो आपको मिला है बाय लॉ और जो किसी न किसी सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करता है किसी केस में, वो होता है रेस। सब्जुडाइस का मतलब होता है अंडर अ जज, यानी कि अंडर जज के ऑब्जर्वेशन में। दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो कि एक मैटर जो है वो ऑलरेडी जजेस के अंडर कंट्रोल में है, अंडर कंसिडरेशन में है। इट मीन्स, पूरा इसको समझें तो इट मीन्स अ कोज दैट इज अंडर ट्रायल और पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ जज। तो इसका मतलब है कि जो जजमेंट जो है अभी तक पेंडिंग है किसी जज के पास, किसी कोर्ट में। तो सेक्शन 10 जो क्या करता है, सामने वाली पार्टी को एक राइट देता है कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। वो ऑब्जेक्शन ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट्स को कोई खुशबू आती है या कोर्ट्स के पास कोई त्रिकालदर्शी है, कोर्ट जो दूर बैठी देख लेगी कि हाँ इस व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर कोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है तो यहाँ पर इसका जो सूट है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन लेगी तभी कुछ होगा। इसे स्टे ऑफ सूट भी बोलते हैं। नो कोर्ट, अब कोर्ट के ऊपर एक पाबंदी लगा दी, एक ड्यूटी बाउंड कर दिया कोर्ट को। नो कोर्ट शैल, कोई भी कोर्ट नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, प्रोसीड नहीं करेगी, ट्रायल नहीं करेगी किसी सूट का। इनकी सूट फाइल जरूर हो गया है, सूट को दर्ज कर लिया गया, लेकिन उसका ट्रायल नहीं होगा। इन विच द मैटर इन इश्यू इज ऑलरेडी, जिसमें मैटर इन इश्यू है, जो मैटर इन इश्यू का मतलब है जिन तथ्यों पर, जिस मुद्दे पर विवाद खड़ा हुआ था वो जो है अभी भी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू में है प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट के अंदर। तो उस टाइम में जो कोर्ट क्या करेगी, सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, कंडीशन आ गई। पहली बात है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इश्यू है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड में, और सूट बिटवीन द सेम पार्टीज का होना जरूरी है, और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेमिंग लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, या उन पार्टी के बीच में जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं। फिर अगला पॉइंट आ गया, सेम टाइटल होना चाहिए। वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन, कहीं भी पेंडिंग हो, वो इंडिया में कहीं भी पेंडिंग हो, इसका मतलब ये है कि फॉरेन कोर्ट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। जुरिस्डिक्शन है टू ग्रांट द रिलीफ, कि वो क्या करेगी, ग्रांट करेगी रिलीफ, किसी प्रकार का रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। नो से स्टार्ट हो रहा है ये। और इन एनी कोर्ट, और किसी कोर्ट में जो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया है, मान लो इंडिया से बाहर है बट सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर रूल्स बनाती है, और लाइक जुरिस्डिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी हो, उस मैटर में क्या है, स्टे कर सकती है कोर्ट। कोर्ट के पास पावर दे दी गई है सेक्शन 10 में। एक्सप्लेनेशन कहता है कि द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, अगर फॉरेन कोर्ट में आपका कोई सूट चल रहा है
डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट, इंडिया की कोर्ट को किसी प्रकार से वो नहीं रोकेगी अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पर कोई मैटर अराइज हुआ है तो। कहने का मतलब है सबसे पहली चीज तो रेस्ट सब जुड़ा, इसमें क्या होगा, कोर्ट जो है सूट को फाइल तो करवा देगी, फाइल तो हो चुका है सूट, लेकिन उसका ट्रायल रुक जाएगा। सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन लाएगी कि जी ये तो ना फलाना, मान लीजिए कोई मैटर हरियाणा में और एक कोई मैटर पंजाब में है, सेम प्रॉपर्टी का मैटर है, उसका कुछ पार्ट पंजाब में है कुछ हरियाणा में है, तो पहले पंजाब में फाइल कर दिया सूट, फिर अब हरियाणा में कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी को नोटिस जाएगा, समन्स इश्यू होंगे, जब समन उसको इश्यू होगा, सर्विस ऑफ नोटिस जब होगी तो सामने वाली पार्टी आके ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगी अपने काउंसिल के थ्रू कि सर इसमें तो ऐसे करके पहले इसने पंजाब में दायर किया और हरियाणा में। ये किस लिए, इस प्रोविजन को किस लिए लाया गया? इस प्रोविजन को लाने का मेन टारगेट यही था कि पार्टीज की हैरासमेंट ना हो। अगर एक ही व्यक्ति के पास एक ही मैटर के लिए अलग अलग कोर्ट्स में सूट्स फाइल हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को दो दो जगह वकीलों को करना पड़ेगा, उनका खर्चा होगा, उसके अलावा उनका जो टाइम है वो भी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये इसी पर्पज से स्टे ऑफ सूट रखा गया है। इसकी कंडीशंस क्या क्या हम देख लेते हैं। कंडीशन है इसकी, मस्ट बी टू सूट। सबसे पहली चीज, पहला सूट पहले चल रहा होना चाहिए, दूसरा सूट फाइल हो। अब एक्चुअल में सूट होता क्या है, इसका कहीं कोई वर्ड में डिफाइन नहीं किया गया, सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं है, बट एक केस आया था हंसराज गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस ऑफिसर लिक्विडेटेड ऑफ देहरादून मंसूरी। इस केस में क्या था, द वर्ड सूट जो डिफाइन तो किया नहीं था, बट ये प्रोसीडिंग थी विच इज कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। कह रहे हैं कि सूट जो है वो क्या है, एक प्रोसीडिंग है विच इज कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन। जब आप प्लेंट फाइल कर देते हो तो वो जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस केस में प्रिवी काउंसिल का ये केस है, जो एक्सप्रेशन है सूट को उसको सिविल प्रोसीडिंग बोल दिया गया और बाय प्रेजेंटेशन ऑफ ए सूट नहीं है, सॉरी यहाँ पर है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको, किसी प्रकार का कंफ्यूजन मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ आपको जो भी मिले सब बढ़िया मिले। प्लेंट से ये जो है यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये जो सूट होगा प्लेंट हो गया ये, ठीक है। मैटर इन इश्यू मस्ट बी सेम। मान लीजिए जो मैटर इन इश्यू है, एक व्यक्ति केस कर रहा है, ए जो है बी के अगेंस्ट केस कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरा इस पर ओनरशिप है, ठीक है, ओनरशिप के लिए केस कर दिया। अब जब मैसने प्रॉफिट की बात आती है, एक और केस वो कर रहा है, कर दिया वो केस पेंडिंग है। अब उसने क्या करा, दूसरी कोर्ट के अंदर जाके, और मान लो एक व्यक्ति है, मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी दो प्रॉपर्टी, एक ये है और एक ये है। इस प्रॉपर्टी के लिए बी ने पहले केस कर दिया, अब बी ने दोबारा एक और कोर्ट में इस प्रॉपर्टी के लिए केस कर दिया। तो क्या है यहाँ पर जो मैटर इन इश्यू है, क्या दोनों में सेम होगा? यानी मैटर ऑफ इश्यू का मतलब है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है दोनों में सेम होगा। मैटर इन इश्यू है सेम ही नहीं होंगे, क्योंकि पहले तो इस प्रॉपर्टी के लिए मांगा था, अब इस प्रॉपर्टी के लिए डिमांड किया है, तो अलग अलग हो गया। तो इस मैटर में जो है कोर्ट अलाउ कर देगी, स्टे ऑफ सूट नहीं होगा। फिर आगे कह रहा है कि सेक्शन 10 क्लियरली स्टेट्स दैट द मैटर इन इश्यू इन बोथ द सूट मस्ट बी डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली इश्यू में होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली इश्यू में आ गया कि मान लो ए ने बी के अगेंस्ट केस किया हरियाणा की कोर्ट में कि मुझे जो है उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दिलवाया जाए, मैं ओनर हूं, फिर पंजाब में कर दिया, फिर मैं ओनर हूं उसके लिए, तो सेम डायरेक्टली आ रहा है। और सब्सटेंशियली और डायरेक्टली सेम ही होता है कि जो इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स देयर मस्ट बी टू सूट्स, वन दैट इज प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, अदर दैट इज, एक तो पहले जो इंस्टीट्यूट हो चुका और एक बाद में इंस्टीट्यूट होगा। द इश्यूज, जो इश्यूज है उनके अंदर, वो इश्यूज क्या होने चाहिए? इश्यूज ऑफ बोथ द सूट शुड बी सेम इश्यू होने चाहिए। बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल नॉट सफिशिएंट इफ ओनली वन और टू इश्यूज। मान लीजिए उसमें 5 इश्यूज हैं, साथ में उसमें पहले में मांगा गया कि मुझे ओनरशिप भी उसकी चाहिए, टाइटल चाहिए, फिर पोजेशन चाहिए, फिर रिकवरी चाहिए किसी प्रॉपर्टी की, यानी कि उससे रिलेटेड कई चीजें आ गई। अब नेक्स्ट सूट है उसमें वो चीजें थी नहीं, कुछ डिफरेंट था, तो फिर जो नया सूट फाइल हो सकता है। इन द सर्कमस्टेंसेज वर द इंटायर इश्यूज आर नॉट सेम, द कोर्ट में एक्सरसाइज, कोर्ट क्या कर सकती है, फिर सेक्शन 151 की पावर का यूज कर सकती है और सब्सिक्वेंट ट्रायल भी कर सकती है, या दोनों सूटों को कंसोलिडेट, दोनों सूटों को इकट्ठा भी कर सकती है। अगर कुछ एक इश्यू सेम है तो, अगर मान लो सारे इश्यू सेम है, फिर तो वैसे स्टे हो जाएगा। The power of courts to stay the trial under section 151 is discretionary power है and can be exercised only when there is abuse of process of court होगा। ये कब यूज करेगी?
कोर्ट जब अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, या तो कोर्ट के प्रोसेस को ही किसी ने गलत तरीके से हैंडल किया हो, या मान लो जो जस्टिस प्रोवाइड करना था वो जस्टिस प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो पाया। A matter is said to be directly and substantially in issue। एक मैटर जो है वो सीधे तौर पर और इम्पोर्टेंट तौर पर इश्यू में है when the proving of the fact is fundamental। जब उसको प्रूव करना जो है मुख्य चीज है, कि अगर उसको प्रूव ना किया गया तो फिर जो है फर्दर जो कोज ऑफ एक्शन और रिलीफ जो है क्लेम नहीं किया जा सकता। द मैटर्स इन इश्यू मीन्स द मैटर्स विच आर, मैटर इन इश्यू का मतलब वो होता है कि जो मैटर एलिज किए गए, एक पार्टी ने तो एलिज कर दिए। मैंने आपको जब मैंने डेफिनेशन इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवाए थे उस वीडियो में मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। कह रहे हैं कि वो जो पहले एक पार्टी कहती है जी इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, दूसरी कहती है मैंने कब्जा नहीं किया, जो इश्यू अराइज हो रहा है कि दोनों में सहमति नहीं आ रही है वही इश्यू हो जाएगा। मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इश्यू फॉर्मर शुड विल ऑपरेट रब शुड जडाइज, कहते हैं रेस सब जुडाइज जो है वो सब्सिक्वेंट सूट में माना जाएगा। डायरेक्टली का मतलब बिल्कुल डायरेक्टली शो हो रहा है, एट वंस जब आप लाए हो प्लेंट उसी टाइम इमीडिएटली आपको लग रहा है बिना किसी इंटरवेंशन के, किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं हो, आप डायरेक्टली कोर्ट में चले गई, उस टर्म को जो है आप कोलेटरल और इंसिडेंटली से कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। सब्सटेंशियली का मतलब होता है एसेंशियली बहुत आवश्यक, सब्सटेंशियली का मतलब है जो इश्यू बहुत आवश्यक है, जैसे प्रॉपर पार्टीज होती है और उसी तरीके से नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी, उसी तरीके से सब्सटेंशियली जो इश्यू में है जिस पर किसी प्रकार का सस्पेशन नहीं है उस मैटर में, और जब तक उस चीज को इन्वॉल्व ना किया जाए उस इश्यू को तब तक उसका फाइनल जजमेंट नहीं आ सकता, वो सब्सटेंशियली हो गया। A matter can be said to be substantial in issue if it is importance for the decision। सब्सटेंशियली उसे माना जाएगा कि अगर उसको इश्यू को नहीं लाया गया तो वो क्या है, डिसीजन केस का आएगा ही नहीं। नो रूल, कोई रूल नहीं है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है कि कौन सा मैटर सब्सटेंशियल होगा कौन सा नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट्स अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, जो इनहेरेंट पावर कह सकते हो। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए ने बी को शू किया रेंट ड्यू है, डिफेंस दिया बी ने कि कोई रेंट ड्यू नहीं है, ए ने कहा रेंट है, बी कहता रेंट नहीं देना। द क्लेम फॉर रेंट इज ए मैटर, रेंट को दावा करना एक मैटर है और इन जिसके लिए रिलीफ मांगा गया। द क्लेम ऑफ रेंट इज देयर फॉर ए मैटर, ये मैटर डायरेक्टली तौर पर इंपॉर्टेंट है और इश्यू में आएगा कि जब रेंट की बात ही शो नहीं होगी तो बाकी अदर इश्यूज कैसे सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि जिस चीज को मान लीजिए एक सूट आपने फाइल किया, मान लीजिए मैं समझाती हूं, एक सूट आपने फाइल किया, उस सूट में आपने ये फाइल किया कि ये मकान जो है, ये हाउस जो है ये मेरा है। साथ में और इश्यू और भी थे कि इस हाउस में मैंने रेंट पे दिया हुआ तो मुझे रेंट भी लेना है। फिर इस हाउस के अंदर जो है मेरा अदर मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, वो भी मुझे मिलनी चाहिए। इस हाउस के अंदर जो रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो कि कार भी है। जब इसमें डायरेक्टली और सब्सटेंशियली क्या होगा, हाउस, सबसे पहले तो ये सिद्ध करो ना कि आपका वो घर है। जब ये घर सिद्ध होगा तभी तो ये इंसिडेंटली और कोरिलेटरली जो है, कोलेटरली जो उसके बाद जो कुछ आपको रिलीफ मिलने वो मिलेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इश्यू तो यही है कि क्या वो घर आपका है या नहीं है। आई होप आपको इस एग्जांपल से कुछ समझ आ गया होगा कि जिसको आप पहले ये तो साबित करो, जैसे मैंने कोर्ट में केस डाल दिया रिकवरी ऑफ माई मूवेबल प्रॉपर्टी, पहले मुझे ये तो शो करना पड़ेगा ना कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए कार है, बाइक है, मुझे उसको लेना है तो पहले मुझे ये तो शो करना पड़ेगा ना कि मैं उसकी मालिक हूं। तो मैटर जो है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली कौन सा होगा कि वेदर आई एम द ओनर ऑफ दैट बाइक और कार और नॉट, तो वो जो है डायरेक्टली इश्यू हो जाएगा, पहले उसको देखना पड़ेगा। ये इलस्ट्रेशन बता रहा है। मैटर इन इश्यू जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है सब्जेक्ट मैटर से, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सूट एज वेल एज द फ्रॉम द रिलीफ दैट कैन बी आस्क्ड कॉज ऑफ एक्शन बेस्ड, की जो भी आप रिलीफ ले रहे हो, मैटर इन इश्यू अलग चीज है, सब्जेक्ट मैटर अलग चीज है। सब्जेक्ट मैटर जैसे मैंने बाइक की बात की, सब्जेक्ट मैटर जैसे मैंने हाउस की बात की, सब्जेक्ट मैटर जैसे मैंने कार की बात की, ये तो क्या है सब्जेक्ट मैटर। और मैटर इन इश्यू क्या है कि क्या वो कार मेरी है या नहीं है, क्या वो हाउस मेरा है या नहीं है, वो चीज आ जाएगी। एंड द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा, ये रेस जुडिकेटा आया हुआ है, इसकी जगह आपको करना है रेस सब जुडाइज, क्योंकि रेस जुडिकेटा दोनों में ये सेम ही चीजें हैं, तो हमें जो है ये चीज करनी पड़ेगी, रेस सब जुडाइज। तो एक्चुअली रेस जुडिकेटा में भी तो यही इश्यू आएगा जब मैं आपको करवाऊंगी।
तो ये कहना चाह रहा है कि द रूल ऑफ रेस सब्जुडाइज रिक्वायरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द मैटर इन इश्यू विल अप्लाई इवन व्हेन द सब्जेक्ट मैटर द ऑब्जेक्ट द रिलीफ इन द कहता है कि रेस सब्जुडाइज जब अप्लाई होगा, जब अप्लाई रूल ऑफ जो है उसके लिए जरूरी है कि जो भी मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, ऑब्जेक्ट है, वो सारे के सारे डिफरेंट नहीं होने चाहिए बल्कि वही होने चाहिए। तो ये चीजें इसमें बता रहे हैं। इट इज द मैटर इन इश्यू होना चाहिए, नॉट द सब्जेक्ट मैटर। मैटर इन इश्यू की बात हो रही है, सब्जेक्ट मैटर की बात नहीं हो रही है। रेस जुडिकेटा की ये बात नहीं कर रहे हैं। रेस जुडिकेटा इसलिए लिखा है क्योंकि सब्जुडाइज और रेस जुडिकेटा दोनों में एक ही चीज आती है। इसको रेस सब्जुडाइज को भी मैं अभी रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पर रेस जुडिकेटा ही लिख देती हूँ कि दोनों के सेम है तो वहीं से उठाना होता है मैटर, तो बस उसी वजह से ये सारा का सारा रेस। अभी आगे क्या पता कितनी जगह आएगा ये वर्ड। अब आप ये मान के चलिए रेस जुडिकेटा और रेस सब्जुडाइज में लगभग सेम ही होता है, कोई इश्यू नहीं होता किसी चीज का। और अगर आप ये देखते हो, अगर आपको रेस सब्जुडाइज समझ आ गया ना, तो रेस जुडिकेटा का भी कोई इश्यू नहीं आने वाला, क्योंकि वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ए शूज बी फॉर पोजेशन ऑफ सर्टेन। ए ने सूट फाइल किया कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी है, ए प्रॉपर्टी है, उसको लेना है, मेरे पास सील डीड है उसके फेवर में। बी इम्प्यूग्स, मना करता है कि वो जो डीड है वो फिक्सिशियस है, यानी कि वो जाली बनाई गई है। प्ली को मान लिया गया और सूट को डिसमिस कर दिया गया, यानी कि ए यहाँ पर हार जाता है। ए बाद में दोबारा केस फाइल करता है किसी और प्रॉपर्टी के लिए ऑन द बेसिस सेम सेल डीड के लिए, तो बार्ड हो जाएगा एज द इशू। क्योंकि देखिए जो सेल डीड है वो तो पहले वाले केस में ही फाइनल हो चुकी है कि वो क्या है, फिक्सिशियस है, जाली है, तो फिर उसको जो है फर्दर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इशू में आ गया है, तो यहां पर उसको स्टे हो जाएगा। अब बात आती है सेम पार्टीज की। मान लीजिए पहले ए और बी के बीच में केस था, अब ई ने सी के भी साथ केस करा, बी ने डी के साथ केस करा, तो ये दोनों पार्टीज बी और डी डिफरेंट है, ए और सी डिफरेंट है, तो इस मैटर में जो है स्टे नहीं होगा। लेकिन ए ने मान लीजिए कि ए ने पहले सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट, उसमें वो क्या हो गया, हार गया, फिर दोबारा फाइल करता है बी के अगेंस्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी बी के अगेंस्ट फाइल किया हुआ है पहले से, हारा हो रहा नहीं है क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि अगर डिसाइड हो जाएगा फिर तो रेस जुडिकेट आ जाएगा। सेकंड सूट फाइल हो गया, फाइल होने के बाद जब क्या किया, बी आया, बी ऑब्जेक्शन लेके आया कि जी सर यहाँ ए ने पहले भी सूट फाइल किया हुआ तो इसको आप स्टे कीजिए, कोर्ट क्या करेगी, स्टे कर देगी। फिर प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले वाला सूट जो है पेंडिंग होना चाहिए, अगर उसका फाइनल जजमेंट आ चुका है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, केस ही फाइल नहीं होगा, सूट ही फाइल नहीं होगा। लेकिन अगर रेस जुडिकेटा वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है तो जो है पेंडिंग भी ऐसी कोर्ट में होना चाहिए जो ज्यूरिसडिक्शन हो, जैसे मान लो फॉरेन कोर्ट नहीं होनी चाहिए, इंडियन कोर्ट होनी चाहिए। फिर बात आती है कंपिटेंट कोर्ट की। कंपिटेंट कोर्ट का मतलब होता है, सेक्शन 10 ये बताता है कि इफ द फॉर्मर सूट पेंडिंग बिफोर इनकम्पिटेंट नो लीगल इफेक्ट। मान लीजिए इनकम्पिटेंट का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति है ए, उसने अपनी प्रॉपर्टी के लिए डिमांड किया 1 लाख रुपए का, लेकिन जिस कोर्ट में उसने सूट डाला वो उसकी तो पैक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ही 50,000 तक, ये सपोज कर रहे हैं 50,000 तक की है। अब ए दोबारा जाता है दूसरी कोर्ट में जहां 1 लाख तक की ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पर फिर स्टे ऑफ सूट की बात होती है, तो वहां पर स्टे ऑफ सूट नहीं लगेगा क्योंकि पहले वाली कोर्ट तो इनकम्पिटेंट है, उसके पास तो राइट ही नहीं है, तो वो सूट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन, एक्स एंड वाई डिसाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ मशीन। एक मशीन के लिए सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। एक्स जो है सेलर है, वाई परचेजर है। बाय डिफॉल्टेड इन पेइंग, बाय क्या कर रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा उस सेल की। एक्स क्या करता है, सूट फॉर रिकवरी जो है उसके लिए बेंगलोर में फाइल करता है। सब्सिक्वेंट दिस एक्स फाइल एक और सूट भी फाइल कर देता है बॉम्बे में 20,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बैलेंस के लिए। यहाँ तो रिकवरी के लिए मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट वगैरह उसके लिए। एक्स सूट वाई टुक द डिफेंस दैट एक्स सूट शुड बी स्टेड सिंस बोथ द सूट्स सिमिलर इशू पर है। हाउएवर कोर्ट ऑफ बॉम्बे हैड दैट सिंस एक्स फर्स्ट सूट and the second suit of similar issues the subsequent suit is liable। तो subsequent suit जो है वो liable है stay, क्योंकि सिमिलर क्या हुआ, देखिए जब रिकवरी की आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब वहां रिकवरी होगी तो उसके साथ आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी मिल जाएगा। ये सब्सटेंशियल इशू हो गया रिकवरी वाला, इस वजह से सिमिलर हुआ।
P was an agent in Patna who agreed to sell goods in Odisha. P एजेंट है पटना में, वो क्या कर रहा है उड़ीसा में M को कुछ गुड्स बेच देता है, सामान बेच देता है। P एजेंट है, देन फाइल एक सूट फाइल करता है कि जो बैलेंस अकाउंट है पटना से वो लेना है। M छू करता है एजेंट को, M जो है एजेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कि उसने जो अकाउंट्स में नेग्लिजेंस की है, जबकि वो केस जो पेंडिंग है वो पटना में है। इस केस में पटना कोर्ट जो है वो प्रोक्लूड कर देती है ट्रायल के लिए, मना कर देती है, एंड कैन पेटिशन ओडिशा कोर्ट डायरेक्ट करती है कि स्टे ऑफ प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो गुड्स की रिकवरी की बात होनी चाहिए आएगी, फिर बाद में ये साबित होगा कि एजेंट ने कुछ किया या नहीं किया। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर लास्ट है सेम टाइटल। सेम टाइटल होना चाहिए। पहले अगर ओनरशिप की बात कर रहे हो, पोजेशन की बात कर रहे हो, अगर मान लो पहले आप ओनरशिप के लिए केस डाला, वो हार गए, बाद में आप क्या किसी विल को लेके आते हो, उस विल में लिखा होता है कि उसके जो आप मालिक हो, उस विल के अकॉर्डिंग कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आगे, नया टाइटल आगा, विल के बिहाफ पर आप क्लेम कर रहे हैं, तो वहां पर जो है वो सेम टाइटल काउंट नहीं होगा और सेम टाइटल के मैटर में जो है सूट फाइल नहीं हो सकता, स्टे हो जाएगा। इसमें सबसे पहला है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू होना चाहिए, सेम पार्टीज होना चाहिए और सेम टाइटल होना चाहिए, पेंडिंग इन द सेम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट होना चाहिए, ग्रांट ऑफ रिलीफ हो गया, और उसके बाद क्या है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट भी होनी चाहिए। आई होप आपको ये सेक्शन 10 जो है सीपीसी का अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम इस पर विजिट किया है और आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए पंजाब में जो है अभी कोरोना का इशू बढ़ने लग गया है, तो आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।